ये मैं पहले से बना के रखा था ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग पढ़िए। भाई पढ़ने के बाद हाँ ना बोलना है, प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस। पढ़ लिए तो मैं बोलना स्टार्ट करूँगा। डिस्कशन का मतलब क्या होता है कि हाँ सर, नाउ सर ओके, हो गया ना। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में था कि एक सुपरमैन है नहीं, उसके पास बहुत पावर है, राइट, और उसको कितना मीटर का दौड़ लगाना है? 50 मीटर का। तो मिनिमम टाइम क्या हो सकता है? और बोला गया इट इज काइंड ऑफ एथलेटिक्स, जो हम लोग एथलीट्स जो दौड़ते हैं ना, उसका बात किया जा रहा है, राइट, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, करेक्ट। तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो यू एक्स जीरो रहेगा, करेक्ट। तो बचेगा क्या? डेल्टा एक्स इक्वल टू हाफ एक, और मैं सपोज कर रहा हूँ कि वो एथलीट कांस्टेंट एक्सेस से मूव करेगा, बाद में प्रूफ कर दूंगा कि क्यों कांस्टेंट होगा, राइट। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, दिस टाइम बिकम्स जीरो। तो टी इक्वल टू व्हाट? रूट ओवर 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब हाँ ना बोलना आपका काम है, जो लोग ऑनलाइन में हैं। आप तो थोड़ा एक्टिव रहा कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं बस एक बार म्यूट करके छोड़ दिए बस कांस्टेंट और बस ऐसे देख रहे हैं, नॉट लाइक दैट। तो t इक्वल टू रूट ओवर 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स, करेक्ट। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ पे t मिनिमम होने के लिए ये डेल्टा एक्स तो कांस्टेंट है 50 मीटर, तो इस पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। तो इसका मिनिमम होने के लिए अगर ये मैक्सिमम हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। यस सर। ओके, नाउ यहाँ तक समझ में आ गया कि टी मिनिमम करे ए मैक्सिमम। यहाँ तक अभी रुकते हैं, राइट, बाद में लिखने का टाइम देंगे, पहले समझ लीजिए। अब जब एथलीट दौड़ना शुरू करेगा, जैसे आप चलते हैं, तो अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो जब चलते हैं तो आप ग्राउंड को पीछे धक्का देते हैं, राइट, एक एंगल बनाकर। ऐसे करके तो भाई नहीं चलते होंगे, बिल्कुल ऐसे पैर उठा के, बिल्कुल थोड़ा चलने के टाइम पे थोड़ा आगे की तरफ झुकते हैं, राइट, थोड़ा सा। इसका मतलब पैर के आगे वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं? टो बोलते, क्या बोलते हैं पैर के आगे वाला पोर्शन को? ओके, तो हम लोग टो से ग्राउंड को प्रेस करते हैं, राइट, जस्ट लाइक दिस। इसका मतलब मैंने जो डायग्राम दिखाया है, फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू एथलीट्स, राइट। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से फोर्स ऑन एथलीट्स ड्यू टू ग्राउंड सेम रहेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। जब एथलीट्स ग्राउंड को धक्का देगा तो एथलीट्स के पास पावर क्या है? वो दौड़ना चाहेगा तो बहुत जोर से धरती को प्रेस करेगा, ग्राउंड को, राइट, यही उसके पास पावर है ना। वो मैक्सिमम सोचेगा कि ग्लूकोन डी पी के आ गया है, मान लीजिए पहले से सुपरमोन है, ग्लूकोन डी पी लिया है। तो फोर्स ऑन एथलीट्स ड्यू टू ग्राउंड, जितना ये धरती को प्रेस करेगा उतना ही न्यूटन थर्ड लॉ से इस पर फोर्स लगेगा, करेक्ट। अब इसी वेक्टर को मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, और यही तो मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स है, राइट। तो इस कॉन्टैक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट, एक एफ एस और एन। एन क्या करेगा? उसके एम जी को बैलेंस करेगा, राइट, और इसके वजह से वो आगे दौड़ना स्टार्ट करेगा, एग्री। तो एक्स, तो सारे फोर्स का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस का रिजॉल्व करेंगे सारे फोर्स के कंपोनेंट को। तो देखिए, मैं एथलीट्स का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ एथलीट्स को एक पॉइंट मानकर, तो एथलीट्स पे एक एम जी लगेगा स्टूडेंट, और क्या लगेगा? एक एफ एस लगेगा और एक एन लगेगा, एग्री। तो एक्स इक्वल टू एफ एस बाई एम,
एक्स इक्वल टू एफ एस बाई एम। तो एक्स मैक्सिमम के लिए मुझे एक्स मैक्सिमम चाहिए था, तो एक्स मैक्सिमम के लिए एफ एस क्या हो सकता है, एफ एस मैक्स से जाता तो जा ही नहीं सकता, राइट। यस सर। इसका मतलब है, और एफ एस मैक्सिमम के लिए म्यू इंटू एन बाई एम, यस सर। और एन का वैल्यू कितना, एम जी। इसका मतलब सर एक्स मैक्स इक्वल टू म्यू इंटू जी, राइट। यस सर। इसका मतलब उसका सुपरमैन पर डिपेंड नहीं करेगा, हालांकि जनरली ऐसा होता नहीं है, बट एक्चुअल में इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है एथलीट्स का, म्यू जी से ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। यस सर। तो सर उससे भी ज़्यादा अगर पैर चलाएगा तो गोल्डन बूट पहनकर, एक हो ना कौन समथिंग बोल्ट, एक यस, जो कितना बार गोल्डन बूट जीता है, तो एक्चुअल में उससे भी ज़्यादा सर करना चाहेगा तो उससे ज़्यादा करना चाहेगा तो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, राइट। यस सर। इसलिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू इंटू जी ही रहेगा। तो अब यहाँ पे बैठा दीजिए, वैल्यू आंसर आ जाएगा, राइट। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके। यस सर। हाँ, नहीं, अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पे एथलीट्स अपना बूट को, अपना शूज को किधर प्रेस कर रहा था, जरा देखिए तो, पीछे। दिमाग दौड़ाइए, टुवार्ड्स लेफ्ट की तरफ, बैकवर्ड की तरफ। तो उसका टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग किधर था, पीछे की तरफ, राइट। यस सर। आप चलते रहते हैं और अगर आगे दौड़ रहे हैं और थोड़ा सा भी अगर वहाँ पे कीचड़ आ गया तो पीछे की तरफ स्लाइड कर जाते हैं, नहीं, करेक्ट। दैट्स वाई इसका टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग पीछे था, दैट्स वाई मैंने एफ आगे लगाया। लास्टली मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ देखिए वो पीछे धक्का दे रहा था, राइट, या ऐसे एंगल बनाकर धक्का दे रहा था, किसको, ग्राउंड को। तो न्यूटन थर्ड लॉ से ग्राउंड भी तो धक्का दे रहा था, देगा। यस सर। और यही तो मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स है, दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। यस सर। यही का क्या था, कॉन्टैक्ट होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स किसका रिजल्ट होता है, फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, उसी को मैंने यहाँ पर रिजॉल्व करके दिखाया, राइट। यस सर। तो सॉल्यूशन समझ में आ गया, यस सर। आंसर यहाँ से आ जाएगा, आगे सर। ठीक है। टीचर में आगे भी तो रहता है कभी कभी। हाँ बोलिए। यस, और उससे ज़्यादा बढ़ाना चाहेगा, उससे ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेगा, तो एफ एस मैक्स के बाद क्या होगा, उसका बूट इस ग्राउंड्स के साथ स्लाइड करना स्टार्ट करेगा पीछे, ओके। यहाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि इस एक बहुत ज़्यादा, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं अपने दरवाजे को प्रेस करना चाह रहा हूँ, राइट। यस सर। और मेरा एकदम पैर बिल्कुल सरफेस को टच कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बहुत फोर्स लगा रहा हूँ, जितना ज़्यादा हो सकता है, एक लिमिट है, तो इस फोर्स की वजह से मेरा पैर क्या कर रहा है, सरफेस को पीछे की तरफ प्रेस कर रहा है, और उससे भी ज़्यादा अगर मैं बहुत ज़्यादा लगाऊंगा तो लास्टली क्या होगा, और इसको ऐसा कर दिया गया है कि फिक्स है, ये नहीं टूटेगा। तो लास्टली मैं बहुत ज़्यादा लगाऊंगा तो मैं पीछे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट करूँगा। बोलिए क्यों, कि मुझे एफ एस बचा के रखा था आगे की तरफ, राइट। बट जब एफ एस मैक्स को क्रॉस कर जाएगा तब क्या होगा, आगे तरफ जाएंगे या पीछे तरफ स्लाइड करेंगे। सेम सिचुएशन एथलेटिक्स के साथ है, वो अगर एफ एस मैक्स को क्रॉस करने के बाद उससे भी ज़्यादा आगे की तरफ, ये क्या कर रहा है, अपने पावर से एफ एस को बढ़ा रहा है, उसका जो ग्लूकोन डी है वो एफ एस मैक्स का वेरिएशन जीरो से एफ एस मैक्स का वेरिएशन जीरो से एफ एस मैक्स, करेक्ट। यस सर। तो उसका जो पावर है वो क्या करेगा, जीरो से एफ एस को एफ एस मैक्स तक पहुँचाने में तो काम आएगा, उससे ज़्यादा अगर यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा तो फिर वो एफ के में आ जाएगा, करेक्ट। यस सर। या सम टाइम, उतना कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करना चाहूँगा, कभी कभी होता है ना, कीचड़ में आगे जा रहे हैं लेकिन थोड़ा स्लाइड करते हुए जा रहे हैं, तो हो सकता है कम्बिनेशन ऑफ एफ एस और एफ के दोनों का कम्बिनेशन हो जाए, राइट। दोनों का कम्बिनेशन भी तो हो सकता है, यस सर। लेकिन उतना अंदर में नहीं जाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी
इसलिए मैक्सिमम एक्सेलेरेशन म्यू इंटू जी ही रहेगा, करेक्ट। यस सर। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, इसको हटाए। लिख लीजिए, लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास है। थियोरी तो सत्यनारायण भगवान कथा होता नहीं, वो तो चलिए उसमें थियोरी में तो प्रॉब्लम भी होता है, थियोरी होता है, बट ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, समझते, एक एक प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, आप लोग बस एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए कार इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 21.6 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे ना। यस सर। व्हेन इट इनकाउंटर ए 12.8 मीटर लॉन्ग स्लोप ऑफ एंगल 30 डिग्री, नेक्स्ट द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 1/2√3। फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है? 1/2√3, एग्री। सो दैट नो मैटर हाउ द हार्ड द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक द कार विल रीच द बॉटम विथ अ स्पीड ग्रेटर देन 36 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब क्वेश्चन का कि यहाँ पे जैसे ही एक कार इनकाउंटर किया और उसी टाइम पे एट वंस उसको ख्याल आ गया ब्रेक लगा देना है, तो ऑल ऑफ सडन अगर ब्रेक लगाएगा देन ऑल ऑफ सडन ब्रेक लगाने से उसका व्हील जाम हो गया, घूमना बंद हो गया, बट व्हाट अबाउट इनिशियल स्पीड? वैसे नहीं, अचानक से अगर आप ब्रेक लगा देते हैं, ऑल ऑफ सडन हाउ हार्ड द ब्रेक, तो अचानक से रुकेगा क्या? आप जो हम लोग गाड़ी वगैरह रोकते भी हैं तो सर रुक तो जाता है, नहीं अचानक वैसे नहीं रुकता है, बहुत सॉफ्टली उसको रोकना पड़ता है, राइट। इसी के लिए तो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। अब अचानक से चल रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर, अब फटाक से लगा दिए तो आप आगे जंप कर जाइएगा, नहीं क्यों आगे? तो सर मेरा बॉडी तो उसी स्पीड में इनर्शिया में था, राइट। इसका मतलब है कि अगर इनिशियली अगर यहाँ पे आते हुए ऑल ऑफ सडन अगर ब्रेक लगा भी देता है तो इनिशियल स्पीड तो मुझे लगता है 21.8 किलोमीटर पर आवर रहना चाहिए, राइट। एग्री है या नहीं है? क्योंकि व्हील जाम हुआ है, ये व्हील जाम हुआ है, बट इसका इनिशियल ड्यू टू इनर्शिया इसका स्पीड तो इतना ही था, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मीटर पर सेकंड में नहीं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो एक्सेलेरेशन को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में लगा निकाल लेंगे, जो भी रहेगा अच्छा। एनीवे, अब सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज क्या है। तो सर एंगल ऑफ रिपोज के लिए tan थीटा r इक्वल टू म्यू ना, 1/2√3, राइट। और यहाँ पे tan 30 कितना है? ये तो मेरा थीटा है 1/√3। इसका मतलब कौन सा वैल्यू बड़ा है? ए वैल्यू बड़ा है, राइट। इसका मतलब 30 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है, करेक्ट। ये तो प्रूफ कर दिया। इसका मतलब सर ये अगर कार रेस्ट में भी रहता, उतना छोड़िए, एक कार यहाँ पे रेस्ट में भी करके छोड़ दे तब भी स्लाइड कर जाता, राइट। इसका मतलब ब्रिज बनाने वाला ठीक से ब्रिज नहीं बनाया, तो ए हो जाता है mg और क्या n, उसके बाद एफ के किधर?
तो भाई स्लाइड वेरी गुड, स्लाइड करते हुए नीचे आने वाला है, तो एफ के इस केस में कहाँ रहेगा, पीछे। ऊपर की तरफ रहेगा, राइट। यस सर। सारे फोर्स के कंपोनेंट को डाउन अलोंग द इंक्लाइन रिजॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो 60 लिख सकते हैं, यस सर। एम जी कॉस 60 और माइनस म्यू एम जी कॉस 30। आप लोग पकड़िएगा कि मैंने डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ, देखिए तो सही है। किसी को प्रॉब्लम है कंपोनेंट मैंने जो ब्रेक किया है तो बोल सकते हैं। एम जी का यहाँ पे देखिएगा एन का वैल्यू कितना के बराबर रहेगा, एन अगर निकालिएगा ना तो एन आपको एम जी कॉस 30 ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो एफ का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन माइनस म्यू एम जी कॉस 30 हो जाएगा। एम से एम तो कैंसिल हो गया ना, इसका मतलब ए एक्स इक्वल टू वाट, जी को कॉमन ले लीजिए तो हाफ माइनस 1/2√3 और कॉस 30 कितना, √3/2, √3 आपस में कैंसिल। जी का वैल्यू कितना लिया जाए, दिया हुआ लेने के लिए 10। ओके, तो 10 हाफ माइनस 1/4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1/4। तो 1/4 का मतलब कितना, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। चलिए 21.8 किलोमीटर पर आवर को क्या मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरी वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ तक हो गया ना। यस सर। क्लास लाइव रहना चाहिए, लाइव क्लास है, थोड़ा बहुत बोलते रहने से मुझे भी तो मन लगता रहेगा, अदरवाइज एक स्टूडेंट बेचारा शुभांकर 2 साल से 1.5 साल से संभाले हो, कितना उनके ऊपर छोड़िएगा। बाकी लोग भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कीजिए। चलिए अब यहाँ पे क्या लिख दें, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी एक्स स्क्वायर लगाते हैं, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाट, यू एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा एक्स, राइट। तो वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स कितना था, 36 लिख दें, 2 इंटू 2.5 इंटू कितना था इसका यहाँ से यहाँ तक 12.8 मीटर। तो 12 पॉइंट कितना मीटर, 12.8। ओके, तो 12.8 मीटर कितना हो गया देखिए तो वी एक्स इक्वल टू √36 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 12.8, 12.8 इंटू 5 कितना होता है, अच्छा कन्वर्ट कर लिया ऑलरेडी साहब, हाँ वो कन्वर्ट कर लिया, वो क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, ठीक से देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी कन्वर्टेड। 21.6 किलोमीटर पर आवर को ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया गया 6 मीटर पर सेकंड, राइट। ये वैल्यू कितना 64, राइट। तो 64 36 100 मतलब 10 मीटर पर सेकंड, राइट। और 10 मीटर पर सेकंड मतलब 36 किलोमीटर पर आवर, यही तो प्रूव करना था, प्रूव, राइट। ठीक है ना। इसका मतलब अगर ड्राइवर जैसे ही इंक्लाइनेशन को इनकाउंटर किया और अचानक से वो ब्रेक लगा भी दिया तो ब्रेक ऑल ऑफ सडन ब्रेक लगाने से क्या उसका इनिशियल स्पीड चेंज हो जाएगा या वही रहेगा, और उसके बाद वो स्लाइड डी एक्सलेटेड हुआ या एक्सलेटेड हो गया, एक्सलेटेड क्यों हो गया सर, वजह था कि एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा था एंगल, राइट। ठीक है, तो दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 17,
अब इसमें सोचना है नहीं कि है कुछ बैठकर, क्वेश्चन ओवर राइट। सोचने का काम था, पहले से सोच के रखिएगा। इसको हटाएं। यस सर। तो 15 का पार्ट ए और बी दोनों में सेम क्वेश्चन है क्या है? ओहो 15 का तो बी तो बनाए नहीं। ओके स्टूडेंट, एक बार 15 का बी पढ़ लीजिए। अच्छा, उसको रुकने के लिए आप दौड़ते हुए रुकना चाहते हैं, कैसे फोर्स लगाते हैं? डायरेक्शन रुकने के लिए पैर का आगे वाला पार्ट को यूज करते हैं या पीछे वाला का? या इमेजिन करके देखिए तो, हिल राइट नहीं। तो रुकने के लिए कैसे फोर्स लगाएगा? यहाँ देखिए, रुकने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम लोग रुकना चाहते हैं तो एक ग्राउंड को ऐसे प्रेस करते हैं। 15 का भी मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, हो जाएगा? पहले समझा, लेकिन 15 का भी समझाता हूँ। वो ग्राउंड को फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू एथलीट्स ऐसे कर रहता है राइट। तो ग्राउंड भी क्या करेगा? पीछे की तरफ हम लोग को फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन एथलीट ड्यू टू ग्राउंड राइट। क्योंकि रुकने के लिए टो से फोर्स लगाएंगे ग्राउंड पे या हिल से? पीछे वाला पार्ट को हिल बोलते हैं ना। यही मेरा क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि रुकने के टाइम पे हम लोग, मैन जा रहा है एथलीट से, ये है ठीक है। एथलीट दौड़ इधर रहा था लेकिन उसको ऑल ऑफ सडन अब उसने क्रॉस कर गया, अब उसको रुकना है, करेक्ट। तो एक्चुअल में जा इधर रहा था, बट रुकने के लिए उसको कॉन्टैक्ट फोर्स इधर कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। और उसका अब दो चीज़, एक नॉर्मल और एक क्या, एफएस। तो यहाँ पे रुकने के लिए मिनिमम टाइम के लिए तो मिनिमम टाइम के लिए यहाँ पे क्या, डी एक्सेलेरेशन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वो कब हो सकता है? अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, उसका स्पीड का इसका वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन फोर्स मैक्सिमम लगना पड़ेगा रुकने के लिए। तो मैक्सिमम फोर्स कौन लगा सकता है? एफएस मैक्स, करेक्ट। तो 15 का पार्ट भी मैं आपको पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 मान लेते हैं कि आपने BMW या मर्सिडीज खरीद लिए, ठीक है। अच्छा खासा पैसा हो गया कमाने के बाद, IIT कर गए, IIM भी कर गए। उसके बाद आप सराय घाट पे सोच रहे हैं कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करें, एकदम जितना पावर है। तो एक टाइम पे इंजन का पावर काम नहीं करेगा, बोलिए क्यों? ये डिपेंड करेगा जो टायर का क्वालिटी है राइट, और रोड का क्वालिटी है। इंजन का पावर तो है, इंजन का पावर क्या है, को मैक्सिमम एफएस को 0 से एफएस मैक्स तक पहुंचा सकता है राइट। उसमें किसका एफर्ट रहेगा? इंजन का, करेक्ट। लेकिन एफएस मैक्स पहुंचने के बाद उससे भी ज़्यादा अगर इंजन का पावर दीजिएगा तो वेस्टेज आएगा और टायर स्किड करना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो बोलिए कि सर कैसे? ऐसे, यहाँ देखिए, जब एक टायर ऐसे घूमता है, यहाँ देखिएगा, पूरा कार नहीं दिखा रहे हैं, कार का सिर्फ टायर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जब कार ऐसे घूमेगा, आगे जाना है तो ऐसे घूमेगा, तो नहीं लगता कि यहाँ जहाँ पे कांटेक्ट में रहेगा वहाँ पे ये ऐसे प्रेस करते रहेगा? तो सर आप बिल्कुल ऐसे क्यों नहीं बोले? तो नहीं, ऐसे ही प्रेस करेगा। बोलिए ऐसे क्यों प्रेस करेगा? ऐसे इसलिए प्रेस करेगा कि ये रहेगा फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू कार राइट। तो न्यूटन थर्ड लॉ से फोर्स ऑन कार ड्यू टू ग्राउंड ऐसा रहेगा। इसका दो कंपोनेंट है स्टूडेंट, एक कौन सा, एफएस, और एक कौन सा रहेगा, एन। एन क्या करेगा? उस कार के वजन को बैलेंस करेगा, एमजी को। और एफएस क्या करेगा? उसको बढ़ाएगा। नहीं, सिर्फ व्हील का लिया हूँ, व्हील पे ही तो खड़ा रहता है कार। हाँ, राउंड शेप में रहता है, ऐसा देखने से लगता है, ठीक है।
कहीं पे थोड़ा सा सॉफ्ट सरफेस रहेगा तो देखिएगा कैसे वो घिसटने के बाद गड्ढा बनाता है। अच्छा, मान लेते हैं कि राउंड है तो उसको इसका मतलब हो तो कुछ तो फोर्स लगाएगा। ठीक है, आपका बात मैंने मान लिया। देखिए, आप लोगों का कहना है कि सर ये तो सही बात नहीं है, किसी एक व्हील के बना रहा हूँ, उस वही चारों व्हील का रहेगा। ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए एफएस किधर लगेगा स्टूडेंट? कार पे कोई तो फोर्स लगेगा। अभी नहीं बोलना सर कार को तो फोर्स इंजन प्रोवाइड कर रहा है, वो उसका इंटरनल मैटर है। इंटरनल फोर्स की वजह से कोई चीज़ एक्सीलरेटेड नहीं रहेगा, करेक्ट। एफएस और एक तो एमजी तो रहेगा ना, राइट। अब बताइए एमजी को कौन बैलेंस करेगा? अगर इसको कोई बैलेंस नहीं करेगा तो धरती को फाड़ते हुए अंदर चला जाएगा, राइट। कोई तो बैलेंस करेगा, कौन? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ही लोग बोल रहे हैं कि सर एन, करेक्ट। तो इसका रिजल्टेंट क्या है? अब बोलते ही नहीं हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कब लगता है? कॉन्टैक्ट की वजह से, नाम ही बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स कौन लगाया? फोर्स ऑन कार ड्यू टू ग्राउंड, राइट। तो ग्राउंड अगर कार पे फोर्स, नेट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे लगा रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या ये बोल सकते हैं फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू कार ए रहेगा? इसका मतलब जहाँ पे आपको देखने से लगता है कि सर राउंड है, बट जहाँ पे कांटेक्ट में रहता है वैसे फोर्स लगाता है। ठीक है, ऐसा लगाना इसका मजबूरी है क्योंकि कांटेक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट, एक एन और एक एफ एस। एन क्या करेगा? उस कार के वेट को बैलेंस करेगा। एग्री हैं? और नहीं एग्री है तो फिर भी एग्री होना पड़ेगा, उपाय नहीं है। राउंड में तो एक कार ऐसे गोल था ना, तो उसको उनको लग रहा था कि ऐसे पीछे की तरफ से फोर्स लगाएगा या आगे की तरफ लगाएगा, बट कांटेक्ट फोर्स में तो एन को भी तो बैलेंस करना पड़ेगा, करेक्ट। इसलिए ऐसे फोर्स लगाता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक आ गए? चलिए, हाँ, बिल्कुल, आई एग्री 200%। टायर, एक मिनट, एकदम लाइन को डेप्थ में पढ़िएगा। मैंने बोला है एफ एस टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग के अपोजिट लगता है। मैंने ये नहीं बोला था टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग, रिलेटिव स्लीपिंग, राइट। और रिलेटिव स्लीपिंग जहाँ पे कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के टच में है, करेक्ट। तो जब रोटेशन आपको पढ़ाएंगे, अभी तो सेंटर ऑफ मास में है, तो रोटेशन जब पढ़ाएंगे तो प्योर रोलिंग में थोड़ा बहुत तो टर्म सुने होंगे, राइट। प्योर रोलिंग में जो पॉइंट, प्योर रोलिंग के केस में जो पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में रहता है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में रहता है उस टाइम पे, ओके। ये तो सर पक्का बोलेंगे प्योर रोलिंग के लिए भी माइनस आर ओमेगा इक्वल टू 0 होता है। तो प्योर जब रोलिंग करता है, टायर प्योरली घिसीट नहीं चल रहा है, प्योर फ्रीक्वेंटली रोल अगर कर रहा है सरफेस पे, तो जो पॉइंट यहाँ पे टच में रहता है, किसका क्वेश्चन था? सहवाज का। तो अभी के लिए यही, यानी कि जब जो अगर कोई भी मेरा गाड़ी का टायर प्योर रोल कर रहा है, स्किड नहीं कर रहा है, देखते हैं कभी कभी अचानक से ब्रेक लगा देते हैं तो थोड़ा सा घिसीटते हो जाता है, या कभी कभी बहुत जल्दी में है, गाड़ी पे बैठे हैं बहुत जल्दी में है, स्टार्ट किया और फटाक से एक्सीलरेटर दे दिया, राइट। और उस टाइम पे आप फोटो खींच लीजिएगा, किसी को बोलिएगा तब तुम फोटो खींचना, मैं फटाक से एक्सीलरेटर दे दूँगा, ऐसा कीजिएगा मत एक्सपेरिमेंट। अभी ऐसे ही कोरोना का टाइम है, तो देखिएगा वो पीछे से ऐसे घिसीट जाएगा, राइट, वहाँ पे निशान आ जाएगा टायर का, करेक्ट। लेकिन जब फ्रीक्वेंटली स्मूथली चलते रहिएगा तो यहाँ पे जो प्योर रोलिंग केस में टायर का जो पॉइंट रोड के कांटेक्ट में रहता है वो उस मोमेंट पे रेस्ट में रहता है, बाकी नहीं। बाकी ये सब पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन में रहता है, लेकिन जो यहाँ पे आ जाता है, अब इसको मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करूँगा, दिस द पार्ट, कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ द रोटेशन, इसको मैं पढ़ाऊँगा, ओके। बट ये पॉइंट रेस्ट में रहता है, राइट। किस में रहता है?
रेस्ट में। तो मेरा डिफिनेशन में क्या था कि रिलेटिव स्लिपिंग, जो दो बॉडी कांटेक्ट में है तो उसका टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग के जस्ट अपोजिट, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। तो सर टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग ये तो मोशन में है भाई, मोशन में पूरा बॉडी है, लेकिन मुझे पूरा बॉडी से मतलब है या जो पार्ट यहाँ पे कांटेक्ट में उससे मतलब है? कॉन्टेक्ट से मतलब है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मतलब है। तो जो कांटेक्ट में वो तो रेस्ट में है, और वो रेस्ट में है, लेकिन उसका स्लाइड किधर फोर्स लगा रहा है? इधर फोर्स लगा रहा है ना। यस सर। एक ग्राउंड पे इधर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इसका टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग पीछे था, तो फोर्स किधर लगाएगा? लगेगा उस पर एफ एस आगे, राइट। यस सर। जो पॉइंट टच में था उसका टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग किधर था? क्योंकि मोमेंटली जैसे ही टच करता है सरफेस को, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, पॉइंट ए जैसे यहाँ के सरफेस को टच करेगा ना, और प्योर वाली केस है तो उस टाइम पे उसको रेस्ट में आना पड़ेगा, करेक्ट। यस सर। तो जब ये रेस्ट में है तो उस टाइम पे जब रेस्ट में है, जिस पॉइंट का आप जो पॉइंट कांटेक्ट में है, पूरे बॉडी को मत देखिए कि वो आगे जा रहा है, उसका मोशन आगे है। मोशन कैसे, उसे मुझे मतलब ही नहीं। जो पॉइंट टच में है, कांटेक्ट में है, वो रेस्ट में होता है प्योर ऑली में, करेक्ट। यस सर। दैट्स वाई इसका टेंडेंसी इस पॉइंट का जिस पॉइंट के वजह से यहाँ देखना है, जिस पॉइंट के वजह से ए रेस्ट में था, राइट, यस सर। उसका टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग पीछे था। पीछे है। दैट्स वाई इस पर एफ एस आगे लगाया है, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ जाते हैं। तब क्या है, सो दैट वन कैन नॉट ड्राइव थ्रू द ब्रिज इन लेस देन 10 सेकेंड, ओके। और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ना, यस सर। इसमें डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, राइट। और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो टी इक्वल टू व्हाट? 2 डेल्टा एक्स बाई 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स का रूट ओवर एक्स का। अब टी को मिनिमम करने के लिए मैं आप क्या कर सकते हैं, एक्स मैक्सिमम। और एक्सेशन को मैक्सिमम करने के लिए क्या कीजिएगा? एक्स मैक्सिमम इक्वल टू एफ एस मैक्स बाई एम। तो सर ये तो एथलीट वाला ही प्रॉब्लम बन गया, राइट। यस सर। इसका मतलब हाउ द पावरफुल इंजन, वो इंजन का पावर, तो सर व्हाट द रोल ऑफ पावर ऑफ इंजन? इंजन पावर था, इंजन का जो पावर था उसका रोल था कि वो एफ एस को बढ़ा, काम ज़्यादा कर सकता है, राइट। बट मैक्सिमम कितना कर सकता है वो? एफ एस मैक्स तक ही कर सकता है, उससे ज़्यादा करेगा रोड सपोर्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। यस सर। इसलिए हम लोग यहाँ पे मर्सिडीज और BMW लेके घूमते रहेंगे, बट वो आपको तभी मज़ा आएगा जब रोड और टायर और रोड का दोनों क्वालिटी बढ़िया हो, करेक्ट। तो ये यहाँ से निकल जाएगा, यस सर। 10 सेकेंड। देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 अभी तक का सबसे बढ़िया प्रॉब्लम, ये IIT में एडवांस में आ चुका है भैया, इसको बढ़िया देखना। मिनिमम टाइम मतलब किस चीज़ का मिनिमम? इसी को प्रूफ करना था, सो दैट वन कैन नॉट ड्राइव द ब्रिज इन लेस दैन 10 सेकेंड। तो यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगा? मिनिमम टाइम ले, राइट। तो यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ये ऑलरेडी जेई में इसी का अलग फॉर्मेट, आप जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बनाइएगा तो यह क्वेश्चन ऑलरेडी मिल जाएगा, बट अलग फॉर्मेट में, बट मेन थीम यही है। 18 किन से बन गया है? बन गया है, क्या नाम है आपका? गौरव। और किसी से एनीवन? बर्निल बन गया है क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ देखिए, इफ थीटा ग्रेटर देन थीटा, इफ थीटा ग्रेटर देन थीटा, तो अगर ब्लॉक, किसी एक ब्लॉक को अगर हम लोग रेस्ट में भी छोड़ दें तो रेस्ट में रहेगा या स्लाइड कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। स्लाइड कर जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा?
देखिए तो मैंने सही लिखा, यस सर, डायरेक्ट निकाल दिया। अब मुझे चेक कीजिए कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। यस सर, सही है सर, इज इट करेक्ट? एक्सेलेशन डाउन अलोंग द प्ले, यस सर, एक्सेलेशन डाउन अलोंग द इंक्लाइन। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। इसमें दो केस है, राइट? पहले मैं फर्स्ट मेथड सॉल्व करता हूँ, फिर उसका सेकेंड मेथड भी बता दूंगा। यहाँ तक लिखिए। हो गया? यस सर, दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक का नाम M1 रखते हैं, एक ब्लॉक का नाम M2 रखते हैं, ठीक है? नाम तो दिया हुआ है नहीं। M1 इक्वल टू 4 kg मानते हैं और M2 इक्वल टू 2 kg। केस फर्स्ट में क्या बोला गया है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इफ μ1 इक्वल टू, μ1 किसके साथ एक्सेलरेशन फ्रिक्शन कोफिशिएंट है? द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड द इंक्लाइनेशन इज μ1, राइट? यस सर, इसका मतलब इसके साथ जो है वो μ1 है नहीं, और इसके साथ जो है वो क्या है? μ2 है। और μ1 का वैल्यू कितना बोला गया है 0.2, फर्स्ट केस में? केस फर्स्ट में, राइट? यस सर, 0.2, 0.2 और μ2 का है 0.3, 0.3। पहले तो भाई ये इंडिविजुअली ये चेक कर लेंगे कि M2 स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, M1 या M2 कोई भी स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। तो स्लाइड करने के लिए एंगल ऑफ, जो एंगल रहेगा, जो थीटा है, वो दोनों का एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा होना पड़ेगा। पता चला कि ये तो स्लाइड करेगा, ऐसे सटा के रखे हैं, अब पता चला कि ये तो बढ़ गया और ये रेस्ट में ही रह गया। ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है इसके रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ, इसका एंगल इसके एंगल ऑफ रिपोज से छोटा हो जाए। एग्री? यस सर, तब पहले दोनों के लिए 1 by 1 चेक कर लेते हैं। तो सर यहाँ पे tan 30 डिग्री तो है 1/√3 और 1/√3 का वैल्यू मोटा मोटी 0.5 होता है, राइट? यस सर, तो भाई 0.5 इन दोनों से बड़ा वैल्यू है। इसका मतलब इसके एंगल ऑफ रिपोज और इसके एंगल ऑफ रिपोज से भी बड़ा वैल्यू है, राइट? यस सर, इसका दोनों को एंगल ऑफ रिपोज को तो क्रॉस कर गया है, करेक्ट? 30 डिग्री, आप लोग समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये जो एंगल है वो इसके भी एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है और इसके भी एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है। तो सर स्लाइड तो दोनों को पक्का करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, करेक्ट? यस सर, चलिए अब नेक्स्ट है, यहाँ देखिएगा, कुछ देर के लिए, यहाँ देखिए कुछ देर के लिए मान लीजिए कि इसको पकड़ के आप रखे हुए थे, राइट? तो दोनों तो रेस्ट में था, कुछ देर के लिए मानी नहीं है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट में ही था। एग्री? ये तो वीडियो स्टार्ट है, ओके। तो एक्चुअल में अब मान लेते हैं दोनों का इनिशियल स्पीड 0। यस सर, अगर इसका एक्सेलरेशन, पहला तरीका मेरा सोचने का, अगर इसका एक्सेलरेशन A2 का वैल्यू A1 से कम है तो क्या दोनों साथ साथ चलेगा? नो सर, नहीं चलेगा। लेकिन अगर A2 का वैल्यू A1 से ज़्यादा है देन आएगा, साथ में आएगा, कभी नहीं देखते हैं ऐसे कि कोई आपका फ्रेंड नहीं जाना चाह रहा, पीछे से आप धक्का, चलो ना यार, ऐसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली। वैसे ही अगर इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है देन साथ आएगा सर, अब इसको सर ये तो फ्लाई करके जाएगा नहीं, मजबूरी हो गया साथ साथ जाने का, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट बना रहेगा, साथ साथ जाना पड़ेगा, राइट? यस सर, तो सर T = 0 पे एक बार चेक कर लेते हैं। ये मेरा मतलब फर्स्ट टाइम मेरा ये सोचने का तरीका, सेकेंड मेथड में इसे भी बढ़िया रहेगा, राइट? तो T = 0 पे पहले M1 M2 का अलग सोच लेते हैं इनिशियली। तो A1 का वैल्यू, तो A1 के लिए भी दिया है ना एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, क्या था? G sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, μ1 हाँ सर, म्यू 1 cos थीटा, cos थीटा। थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, जल्दी से वैल्यू बताइए।
मैं दोनों का इंडिविजुअल निकालना चाह रहा हूँ t=0 पे। बताना, यहाँ देखिए उतना काम कीजिएगा तब तक गाड़ी निकल जाएगा। साइन 30, 1 मिनट आगे सॉल्व नहीं करना है। 4 आ रहा है। 1 मिनट 1 मिनट, 4 आ गया हाँ सर। एग्जैक्ट। यस सर। 0.2, 1 मिनट, किसके लिए मी1 था, उल्टा लिख दिए हैं क्या वहाँ पे? मी1 0.2 नहीं है, लेकिन मी1 किसके साथ था? 2 भी लेके सर। 2 के साथ ना। यस सर। आपका डायग्राम सही है सर। अब नाम है, हाँ ठीक है, ये बढ़िया रहेगा, नाम ऐसा लिख देंगे, ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिक लगेगा। ओके, तो ए हो गया, और cos 30 का √3/2। यस सर। तो ए वैल्यू निकाल लीजिएगा, और उसके बाद A2 बताइए। जी अगेन साइन 30 और माइनस वाट 0.3 √3/2। यस सर। तो आपको नहीं लगता कि A1 का वैल्यू ज़्यादा है यस सर। विथ रिस्पेक्ट टू A2? ये तो यहाँ से ही दिख रहा है भाई, कैलकुलेट करने की क्या रिक्वायरमेंट है? ए टर्म क्या है, छोटा, तो पूरा टर्म बड़ा हो जाएगा, राइट? यस सर। और ए टर्म बड़ा है तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि A1 ग्रेटर देन A2। इसका मतलब है कि जब जैसे ही t=0 पर रिलीज़ किए तो क्या M2 का वैल्यू ए आगे जा पाएगा, या इससे बड़ा एक्सेशन इसका था? A1 का तो इस केस में A1 A2 अलग अलग जाएगा, M1 M2 अलग अलग जाएगा, या दोनों को साथ जाना मजबूरी हो गया? साथ सर। या साथ साथ जाएगा, करेक्ट, एग्री? अलग अलग वाला तो उसमें केस आएगा नहीं। अलग अलग वाला केस इसमें कैसे आएगा? आएगा आएगा। पहले यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ये तो प्रूफ कर दिए ना स्मार्टली कि हाँ दोनों को साथ में होना पड़ेगा फर्स्ट मेथड में। हाँ सर। तो यहाँ से तो एक लाइन लिख सकते हैं कि फॉर दिस केस बोथ आर मूविंग साइमल्टेनियस, बोथ आर मूविंग टुगेदर। यस सर। यहाँ तक आइए, इसको हटाएं। यस सर। तो इस केस में M1 का M2 का अलग अलग एक्सेशन रहेगा अब, या सेम एक्सेशन हो जाएगा? और निकालना क्या क्या है, एक्सेशन या कॉन्टैक्ट फोर्स भी? सिर्फ एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन में जो जेई वगैरह में पूछा गया है कॉन्टैक्ट फोर्स भी पूछा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे M1 M2 के बीच का कॉन्टैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा? तो सर बिल्कुल रहेगा, राइट? यस सर। हो गया? यस सर। तब साथ साथ जाएगा तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन दोनों को एक सिस्टम मानते हो, कौन कौन सा फोर्स लगेगा? कौन सा? M1G, सॉरी M2G, M1G, बोलिए, N2, और कौन सा N1, इस पे कौन सा FK1, इस पे कौन सा FK2। इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाने का रिक्वायरमेंट है? नो सर। नहीं दिखाना है, क्यों नहीं? क्योंकि दोनों का अगर सिस्टम मान लेंगे तो वो इंटरनल फोर्स बन जाएगा, राइट? चलिए, तो डायरेक्टली सारे फोर्स कंपोनेंट को डाउन अलोंग द इंक्लाइन रिजॉल्व करके बताइए क्या होगा। तो सर ये तो हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, मुझे पकड़िएगा कि मैं सही लिखा या गलत लिखा। M1G साइन थीटा प्लस M2G साइन थीटा, उसके बाद माइनस FK1 और माइनस FK2
और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इज इट करेक्ट? यस सर। हो गया ना? यस सर। और Fk1 कितना? तो सर Fk1 तो आपको लिखना पड़ेगा μ1 n1, राइट? यस सर। और μ1 n1 कितना? तो μ1 n1 कितना रहेगा? m1g cos थीटा, एग्री? यस सर। और Fk2 कितना रहेगा? तो Fk2 रहेगा सर μ2 n2, राइट? μ2 m2g cos थीटा। वैल्यू पुट करके आंसर निकाली तो आंसर आता है। इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यस सर। बस फटाफट कैलकुलेशन कीजिए और आंसर बताइए। आंसर आ गया। आंसर तो 2.7 है। वेरी गुड। सब लोग का आंसर आ गया है? प्लीज डू इट फास्ट। प्रियांशी कश्यप, आंसर आया? वेरी गुड। अब इसमें जो आईआईटी वगैरह का जो क्वेश्चन है ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, मतलब एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन आया है। अब इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे पूछा जाएगा नॉर्मल, इस केस के लिए फॉर केस फर्स्ट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2, राइट? ये यहाँ तक हो गया। अब इसी में मैं अपना क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ठीक है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2 फॉर केस ए, तो निकल जाएगा। तो सर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2, तो उस टाइम पे इसके बीच का, यहाँ देखिएगा, इसके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए उस कॉन्टैक्ट फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स बनाना पड़ेगा, तभी तो निकाल सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, राइट? इसका मतलब उस केस में किसी एक का इंडिविजुअल सोचना पड़ेगा। बट यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन, किसी एक का एक्सेलरेशन डिफरेंट रहेगा या कॉमन एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन तो पहले ही निकाल चुके हैं ना। अब इसका अगर m2 का अगर इंडिविजुअल सोचते हैं, क्यों सर? तो भाई मुझे m1 m2 के बीच का फोर्स अगर निकालना है, कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ए रहेगा m2g, ए रहेगा n2, और ए कौन सा रहेगा? Fk2
और यहाँ पे एक और तो फोर्स लगते रहेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एग्री। Yes sir. पीछे वाला ब्लॉक आगे वाला ब्लॉक को धक्का देते रहेगा। अब कोई पूछा है क्यों, तो भाई कॉन्टैक्ट फोर्स का यही, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का यही डिफरेंस था, प्लस पीछे वाला का एक्सेलेरेशन ज़्यादा था, हम लोग t को 0 पे चेक कर लिए थे, राइट। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, करेक्ट ना। Yes sir. अब यहाँ से सारे फोर्स को डाउन अलोंग द इंक्लाइन अगर रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, m2g साइन थीटा प्लस n21 माइनस fk2 इक्वल टू m2a, राइट। अब यहाँ पे ओनली अननोन इज दिस वन, ए तो निकाल चुके ना, यहाँ देखना है ए तो निकाल चुके, राइट। अब अगर यहाँ से n21 निकालते हैं तो कितना लिखेंगे सर, m2a प्लस fk2 और माइनस, देखिए तो सही है। Yes sir. अब स्टूडेंट एकदम बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली मेरा सेकेंड मेथड यही रहता। जैसे फर्स्ट मेथड तो ट्रिकी था ना, कि दोनों का t इक्वल 0 पर चेक कर लिए, दिमाग में आया तब ऐसा सॉल्यूशन, समटाइम्स नहीं भी तो आ सकता है सॉल्यूशन। Yes sir. तो सेकेंड मेथड में मैं क्या करूँगा कि मैं पहले सपोज कर लूँगा, लेटर सपोज बोथ आर मूविंग टुगेदर, करेक्ट। हाँ सर. और ये सपोज करके ये निकालूंगा, तो सर ये तो सपोज कर लिए, फिर प्रूफ कैसे कीजिएगा कि नहीं कांटेक्ट में है ही। तो पहले मैं सपोज करूंगा कि लेटर सपोज बोथ आर मूविंग टुगेदर, और वहाँ से ये निकाल कर और फिर यहाँ से इन दोनों का कांटेक्ट फोर्स निकालूंगा। अगर एन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, बी आर करेक्ट, और नेगेटिव आ गया तो मतलब अलग अलग मूव करेगा, कांटेक्ट में नहीं है, राइट। Yes sir. भाई एक हैप्पीएस्ट मोमेंट है, खुश होने का टाइम था, देवदास बनने का टाइम नहीं था, जो मैंने बोला। कितना बढ़िया बात बताया ना, राइट। कुछ लोग को ऊपर से टेंजेंट पार कर गया है, आप लोग समझे मैंने क्या बोला। Yes sir. यही मेरा सेकंड मेथड रहेगा, ओके। इसलिए मैं n21 भी निकालने के लिए सिखा रहा हूँ। तो यहाँ से n21 निकल जाएगा। Yes sir. तो आप आज क्लास खत्म होने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा, ये n21 पॉजिटिव ही रहा होगा, ओके। तो समझे मेरा सेकंड मेथड क्या रहेगा। Yes sir. तो एक और सेकंड मेथड से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? क्या बोले, सेकंड मेथड से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो वही मैं करूँगा। सेकेंड मेथड से पहले मैं बाद में सेकेंड मेथड पे आता हूँ, बट यहाँ से n21 तो निकाल सकते हैं ना। Yes sir. देखिए अच्छी वर्मा, अगर बिना रुके हुए बनाना चाहते हैं आंसर आ जाएगा, बट इसका एंजॉय करके बनाना चाहते हैं तो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। चलिए अब केस बी में क्या था स्टूडेंट, तो सर केस बी में था μ1 कितना था, जस्ट उल्टा था ना, Yes sir. और μ2 कितना था, राइट। तो भाई हम लोग तो फिर से वही काम करूंगा, t इक्वल टू 0 पे जैसे ही उसको रिलीज किए उस टाइम पे दोनों का इंडिविजुअल निकालेंगे, इंडिविजुअल, राइट। Yes sir. तो a1 कितना आएगा, तो सर a1 तो आ जाएगा g That is साइन थीटा minus माइनस v1 cos theta. μ1 कॉस थीटा, राइट। Yes sir. और a2 कितना आएगा, g साइन थीटा और माइनस μ2 कॉस थीटा। आपको नहीं लगता है कि यहाँ ये टर्म तो दोनों के लिए कॉमन था, ये वाला टर्म बड़ा हो गया तो ये पूरा टर्म छोटा हो गया। Yes sir. इसका मतलब इस केस में a2 ग्रेटर देन a1 हो गया, राइट। Yes sir. तो जैसे ही t इक्वल टू 0 पे इसको रिलीज करते हैं तो क्या m1 और m2 साथ साथ चलेगा या m1 पीछे हो गया उसी टाइम पे, क्योंकि दोनों रेस्ट में था, राइट। Yes sir. बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट्स वाई क्या दोनों के बीच में कांटेक्ट रहेगा, No sir. नहीं रहेगा। तो दोनों को कॉमन एक्सेशन रहेगा या अलग अलग रहेगा, और वो अलग अलग वैल्यू क्या रहेगा, यही रहेगा a1 और a2, राइट। Yes sir. यही रहेगा a1 और a2। तो यही आंसर आना चाहिए, आंसर निकाल के देखिए तो
तो इफ A1 ग्रेटर देन A2 इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स बोथ आर मूविंग टुगेदर या सेपरेटली, सेपरेटली विथ कॉमन एक्सेलरेशन या डिफरेंट एक्सेलरेशन, एंड व्हाट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम। तो सर अब साथ में है ही नहीं तो कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। यस सर। जल्दी से A1 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और A2 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और आंसर मिलाइए। डाउट क्लास का अटेंडेंस नहीं लूँगा, ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, इसमें आपकी मर्जी है। इसका आंसर मतलब क्वेश्चन में A2 पूछा है। आंसर हम लोग A1 A2 दोनों निकाल लिए हैं, लेकिन सिर्फ A2 पूछा जाएगा। किसका पूछा गया है? A1 पूछा गया है 4 kg का ना, नहीं सर 2 kg का। 2 kg का। तो हम लोग यहाँ पे 2 kg को M1 माने हुए हैं, राइट। यस सर। आंसर तो आ जाना चाहिए, आ गया ना। चलिए, इनकी दोनों प्रॉब्लम तो सर दोनों पार्ट से सॉल्व हो गया फर्स्ट मेथड से, राइट। इसको हटाएं। यस सर। आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सोचे थे, जो इनसे बना है क्वेश्चन को, कैसे सोच रहे थे? तो सेकेंड मेथड में अगर आप मान लेते हैं, यहाँ देखिएगा, तो सेकेंड मेथड में वापस मुड़कर फिर एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, राइट। यस सर। तो सेकेंड मेथड क्या है, केस फर्स्ट के लिए ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दैट, राइट, मतलब आप A1 A2 पहले नहीं जानते हैं, करेक्ट। उस केस में हम लोग क्या किए, फर्स्ट मेथड में पहले A1 A2 ही कर लिए, यस सर। बट सेकेंड मेथड में लेट अस सपोज बोथ आर मूविंग टुगेदर, करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। ये मानकर हम लोग क्या निकाल लेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन। मैं सिर्फ मेथड बताता हूँ, अब बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। यस सर। बट एक कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के बाद यहाँ पे आपका आंसर अधूरा है, क्योंकि आपने माना है कि लेट अस सपोज बोथ आर मूविंग टुगेदर, ऐसा नहीं भी हो सकता, राइट। तो ए निकाल कर फिर क्या निकालिएगा, N12 या N21। N1 to N21 क्या है सर, दोनों का बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स, दोनों में से कोई भी एक, राइट। यस सर। फाइंड आउट N12 और N21। इफ N12 और N21 दोनों से कोई भी एक अगर ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब बी आर करेक्ट, राइट। यस सर। लेकिन अगर निगेटिव आता है, इसका मतलब अलग अलग मूव करेगा। साथ साथ नहीं जाएगा, करेक्ट। यस सर। ये तो पहले से ही डिसाइड होगा कि दोनों को नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा एंगल 30 डिग्री है, राइट। बट अगर यहाँ पे लेस देन 0 हो गया, मतलब दोनों साथ साथ मूव, दोनों के पीछे कांटेक्ट नहीं है, साथ साथ मूव नहीं करेगा, करेक्ट।
तो जब साथ साथ मूव नहीं करेगा, इसका मतलब दोनों का अलग अलग मूव करेगा, दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग रहेगा, राइट। yes sir, बट ये तभी पॉसिबल था जब इसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा, करेक्ट। yes sir, तो उस केस में ऐसे कर लीजिएगा। तो देखिए इस केस में, इस मेथड में केस फर्स्ट के लिए डैम श्योर ए वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और केस सेकंड के लिए जब कॉमन एक्सेलेरेशन मान कर इसको निकालिएगा तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, तो वापस आपको A1 और A2 निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये था मेरा सेकेंड मेथड। नोट डाउन कर लेंगे कि सेकेंड मेथड मैंने क्या सोचा। yes sir, मुझे फिर से सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा ना, मैं आइडिया दे दिया, राइट। वो कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी तो लिखना पड़ेगा A1 A2। कॉमन एक्सेलेरेशन के लिए जैसे हम लोग कॉमन एक्सेलेरेशन निकाले थे केस फर्स्ट में, फ्री बॉडी डायग्राम पहले से आपने मान लिया ना, मैंने मान लिया कि दोनों कांटेक्ट में है, साथ साथ मूव कर रहा है, yes sir, तो दोनों को मिलाकर एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम। yes sir, तो कौन कौन सा फोर्स जो अभी तो जस्ट तो सोल्व किए थे कॉमन, जब साथ साथ था कौन कौन सा रहेगा, M2G, ये कौन सा M1G, ये कौन सा N2, ये कौन सा N1, ये कौन सा FK1, ये कौन सा, हो तो गया। और जब साथ साथ मूवी कर रहा था, इसको इन दोनों को एक सिस्टम मानकर और दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स पहले नहीं दिखाएंगे, बाद में एक का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और फिर किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके N12 या N21 निकालेंगे। अगर पॉजिटिव आ गया मतलब हम लोग का एजम्पशन करेक्ट, दोनों का कॉमन एक्सेशन होगा। अगर निगेटिव आ गया, जो बोल रहे हैं उसको लिख लेना है, अगर निगेटिव आ गया इसका मतलब दोनों साथ साथ नहीं है। तो जब दोनों साथ साथ नहीं है तो दोनों का फिर अलग अलग सोच कर करेंगे। अच्छा, जब दोनों साथ साथ नहीं रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई तब कैसे सॉल्व करेंगे, तब दोनों को सेपरेट कर दो, yes sir, साथ साथ है ही नहीं। समझे मेरी बात को। yes sir, यही रहेगा, जब साथ साथ नहीं रहेगा तो ऐसे रहेगा, बनेगा, राइट। कहानी खत्म, ठीक है ना। yes sir, तो आपको जो भी मेथड दोनों में से अच्छा लगता है, मैं तो बोलता हूँ दोनों कर लीजिए, क्योंकि आपका कलेक्शन हो रहा है ना इतना बढ़िया क्वेश्चन का। और देखिएगा क्वेश्चन बैंक में IIT वाले एडवांस में इसी टाइप का डिट्टो क्वेश्चन एडवांस में ऑलरेडी 12 से लेकर 20 के बीच में कभी आया हुआ है, ठीक है। इसको हटाएं। yes sir, आप लोग से सुन रहे हैं, इस मेथड से बनाइएगा भी क्लास खत्म होने के बाद। सेकंड वाला का आंसर नहीं है केस बी का, केस बी का, आंसर नहीं है, केस बी का आंसर नहीं आया। क्या आंसर नहीं आया? तो A2 का मेरा 3.2 आ रहा है सर। केस बी मतलब इस सेकेंड मेथड में सर ने जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 kg का, 2 kg का, तो 2 kg का A2 कितना रहेगा? जी साइन थीटा माइनस, केस बी में तो दोनों अलग अलग मूव करेगा ना। यस सर, कितना G साइन थीटा माइनस म्यू 2 cos थीटा साइन थीटा का वैल्यू कितना, 1/2, और म्यू कितना? 0.2, हाँ सर 2 kg के लिए 0.2, 0.3 था ना। चलिए 2 kg वाला के लिए 0.2 था। उल्टा फ्रिक्शन किया गया है सेकेंड केस में, मैं सेकंड किसी बोल रहा हूँ, तो 0.2 और 0.3 था पहले। ये किसके साथ था केस फर्स्ट में? द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक ऑफ 2 kg एंड इंक्लिनेशन इज μ1। ओके, 2 kg के साथ μ1 बोल रहे हैं, तो 0.3 हो जाएगा ना, तो 0.3 ओके, और √3/2 है, एग्री। यस सर, तो 10 हाफ कितना 1.732 और डिवाइड बाई 2, तो 10/2 1 माइनस 1.732 0.26 आता है।
0.26, तो 5 इंटू कितना होगा स्टूडेंट, 1 माइनस 0.26, अच्छा जीरो, अच्छा हाँ ठीक है ये ना, तो 0.5 माइनस 0.26, 0.24 राइट, तो 0.24 इंटू 5 कितना, अच्छा 2 को कॉमन ले 10 ही रहेगा ना, 2.4, हाँ तो गया, हाँ घबराना नहीं है, आ जाएगा, मतलब वैसे नहीं कि जैसे अब फास्ट से मैं यहाँ पे प्रेशर बना के रखा हूँ कि फटाक से कैलकुलेट करो, बट अच्छे से करने से वो आ जाएगा। यस सर। तो एक ये सब क्वेश्चन कम से कम तुम 50 टाइम्स मैं इनकाउंटर किया होगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट एक्ट ही तो कर रहा हूँ, बार बार बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट बैच में पढ़ाया होगा, तो जस्ट मुझे बस प्रोजेक्ट कर देना है, आपको दिमाग में इस बात को ऐसे डाल देना है। कोई भी टीचर जो बहुत दिन से पढ़ा रहा है क्या करता है, प्रॉब्लम के साथ आपको एक्टिंग ही कर रहा है। चलिए, तो एक बढ़िया क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। ये भी क्वेश्चन में है, क्या क्वेश्चन में है। क्वेश्चन बैंक में है? हाँ Two masses m1 and m2 are connected by a light rod and the system is slipping down a rough inclined plane of angle। तो पहले ही वो उन्होंने बोल दिया कि स्लिप कर रहा है, राइट। यस सर। तो जब स्लिप कर रहा है तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज का कोई बात ही नहीं है, वो पहले ही मान लिए हैं। एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट एट बोथ ब्लॉक इज म्यू, फाइंड द एक्सेशन ऑफ द सिस्टम एंड द फोर्स बाय द रॉड एंड वन ऑफ द ब्लॉक। अब भाई इसमें यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब तो उपाय है ही नहीं, एक रॉड से आप इसको जोड़े हुए हैं, करेक्ट। यस सर। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ देखिए कि अगर इसका एक्शन ज़्यादा भी है तब भी बेचारा ये इसको छोड़ कर नहीं जा सकता है। यस सर। समझे मेरे बात को, जुड़ा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसका एक्शन ज़्यादा है तब भी इसको नहीं आगे बढ़ने देगा, तब इसको प्रेस करते रहेगा, राइट। यस सर। इसका मतलब दोनों रॉड से अटैच है तो दोनों का मजबूरी है, जब भी जाएगा साथ साथ ही जाएगा, तो यहाँ पर तो इस बात का कोई समस्या है ही नहीं, राइट। यस सर। अब यहाँ देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं समझे। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेट अस सपोज अगर दोनों रॉड से अटैच नहीं रहता तो A1 क्या होता, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। जी साइन थीटा म्यू कॉस थीटा यस सर। फॉर मोमेंट, और A2 क्या होता, सेम ही होता। बोलने का टाइम पे बोला कीजिए भाई, नहीं यस सर। क्यों सेम हो गया कि सर दोनों के साथ यहाँ पे एम, इज इट डिपेंड्स ऑन एम, नो सर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एम, राइट। यस सर। ये म्यू पर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों का म्यू सेम कर दिए तो दोनों का एक्सप्रेशन तो सेम ही है, राइट। तो अगर ए रॉड से अटैच तो इसमें रॉड का कंट्रीब्यूशन क्या, दोनों का जब एक्सप्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और दोनों का एक्सप्रेशन कॉमन ही है, तो क्या ये रॉड दोनों पे किसी पे फोर्स लगाने का एफर्ट लगाएगा। एक कुछ ऐसा ही हो गया कि सर यहाँ देखिए, आप 1000 kg का वेट, जितना आपका वेट नहीं है उससे ज़्यादा का आप वजन माथे पे लेकर ले सकते हैं, कब,
जब बिल्डिंग से छलांग लगा रहे हैं? हाँ हाँ या ना? यस सर। बोलिए क्यों? सर दोनों के जो कॉन्टैक्ट फोर्स 0 रहेगा। बस थैंक गॉड सरफेस को टच मत कीजिएगा, टच करने से पहले वहाँ से निकल जाइएगा। इसलिए जब तक दोनों फ्लाई कर रहे हैं तो दोनों का एक्शन सेम है। तो अगर स्यूडो फोर्स भी देखेंगे तो उस टाइम पे नहीं लगता कि आपके उस बेड के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स 0 रहेगा, नाम मात्र का टच में रहेगा लेकिन टच में नहीं रहेगा, राइट? यस सर। तो मुझे भी यहाँ पे इस रॉड में यही फील हो रहा है कि जब दोनों का M1 और M2 का कॉमन एक्सेशन है और अगर टेंशन मान भी लीजिएगा, आप अगर मान भी लेते हैं, करेक्ट, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टेंशन 0 होगा। आंसर क्या है? एक्सेशन तो दोनों का कॉमन रहेगा और व्हाट निकले इसमें एक ए भी निकालना है ना, फोर्स टेंशन नहीं निकालना। टेंशन, तो टेंशन शुड भी 0, राइट? हाँ यही आंसर है सर। तो पहले तो यहाँ पे सर ये तो पता चल गया, लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या है? स्टैंडर्ड में मुझे किसी को समझा, आप कैलकुलेटर में टीचर बन गए, आपको समझाना रहेगा। तो ठीक है, दोनों का एक्सेशन कॉमन रहेगा। यस सर। आपने एक्सेशन निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है? टेंशन। आप यहाँ पे किसी एक का है जी। किसी एक का, तो सर इसमें तो 2 बात हो सकता है। अब रॉड है तो रॉड, यहाँ पे 2 बातें, यहाँ देखिए, अगर इसका एक्शन ज़्यादा होता तब उस केस में ऐसा, अब क्वेश्चन को मैं वेरी कर रहा हूँ, अब होगा क्या कि μ1 μ2 भी हो सकता था, राइट? यस सर। तो μ1 μ2 रहेगा और तब इसमें भाई स्ट्रेन पूछ लिया जाएगा, सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स का क्वेश्चन बन जाएगा, समझे बात को? यस सर। तो अगर यहाँ पे अगर अलग अलग रहता μ1 और μ2, तब इसमें 2 टाइप का स्ट्रेन रहता। अगर रॉड को खींच रहे हैं तो उस टाइम पे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, क्या बोलते हैं? थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। यस सर। और रॉड को अगर प्रेस करते हैं तब बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन, राइट? यस सर। तो आपको नहीं था कि इसके इसमें 2 सिचुएशन बन सकता है। अगर इसका एक्शन ज़्यादा रहेगा, इसका अगर एक्शन कम रहता कंप्रेसिव स्ट्रेन। तब लेकिन जाना तो साथ साथ है, तो उस टाइम पे क्या बन जाता? कंप्रेसिव। बट इसका एक्शन ज़्यादा, इसका कम, तो उस टाइम पे क्या बनता? टेंसाइल, राइट? यस सर। एक दूसरे को पुल करता। बट वो चीज़ से बच गए हैं आप, एग्री? तो इस केस में अगर मान लेते हैं कि टी इधर भी लगा और M1G और N1 और इसका एक्सेशन तो कॉमन है, यस तो इस टाइम पे ऑटोमेटिक, और एफ के किधर रहेगा? इधर ना, सर। एफ के 1 ऑटोमेटिक T0 हो जाएगा, ठीक है? इस केस के लिए खास करके, इस प्रॉब्लम के लिए जब टेंशन निकालना स्टार्ट कीजिएगा ना, पहले क्या कीजिएगा? कॉमन एक्सेशन और फिर टेंशन निकालिएगा, तो ऑटोमेटिक T0 हो जाएगा। तो जब T0 ही हो गया तो इसका डायरेक्शन इधर हो या इधर हो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? यस सर। तो ये सॉल्व करने का तरीका था, ठीक है स्टूडेंट? तो निकाल लीजिएगा ना कॉमन एक्सेशन। यस सर। कॉमन एक्सेशन के लिए M1 M2 और रॉड को दोनों का सिस्टम मान लीजिएगा, तो रॉड का फोर्स इंटरनल फोर्स बन जाएगा, उसको काउंट नहीं करना है, राइट? तो उस टाइम पे फ्री बॉडी डायग्राम कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, M1G और कैसा रहेगा? M2G और कैसा रहेगा? N1। यहाँ पे क्या रहेगा? N2। यहाँ पे क्या रहेगा? FK1 और यहाँ पे क्या रहेगा? FK2। और सारे फोर्स के कंपोनेंट को डाउन इंक्लाइन अलॉन्ग द इंक्लाइन रिजॉल्व करके सॉल्व कर लेना है, करेक्ट? यस सर। तो कॉमन एक्सेशन का वैल्यू यहाँ के बाद मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है? टेंशन 0 है, इसका मतलब वो दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है। टेंशन 0 होने का मतलब है कि मान लेते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ में एक 2 मीटर का स्ट्रिंग डाल दिया, रस्सी, और मैं भी पकड़ के रखा हूँ, तुम भी पकड़ के रखो हो, और तुम 1 मीटर आगे गया और मैं भी 1 मीटर आगे चला गया, तो उसमें स्ट्रेन हुआ? नो सर। टेंशन किसी रॉड में या स्ट्रिंग में तब होगा ना जब उसमें स्ट्रेचिंग होगा। उसका नेचुरल लेंथ 2 मीटर है, 2 मीटर का 2 मीटर ही रख रहे हैं, राइट? उसको पुल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें स्ट्रेचिंग का टेंडेंसी नहीं है। टेंशन कब क्रिएट होता है? ड्यू टू स्ट्रेचिंग, राइट? यस सर। तो दोनों का एक्सेशन अगर कॉमन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो जितना टाइम में जितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक कवर करेगा किसी गिवन टाइम में, उतना ही तो एक करेगा, तो इसमें क्या स्ट्रेचिंग का टेंडेंसी होगा? नो सर। और लास्टली मैं क्या कर सकता हूँ, ये इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से टी निकालेंगे, 0 आ जाएगा, करेक्ट? यस सर।
क्वेश्चन नंबर 20, ए ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a rough horizontal surface. The coefficient of a static friction between the block and the surface is mu. The block is to be pulled by applying a force to it. What minimum force is needed to slide the block? In which direction should this? इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. ये सब तीनों क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन नहीं है. ये सब क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है. एक क्वेश्चन पढ़े आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20. यस सर. एक मिनट रुकिए तो सही. मैंने एक सूटकेस रख दिया और आपको बोला शहबाज थोड़ा सूटकेस को पुल कर दीजिए, तो आप क्या चाहेंगे कि सर का मैं काम भी कर दूं बट मेरा एफर्ट भी कम लगे? दोनों बात चाहेंगे, राइट? तो उस टाइम पे पुल करने का मतलब ये नहीं बोला था कि एक काम कीजिएगा शहबाज, एकदम पैरेलल बैठ कर एकदम पैरेलल खींचते हुए पुल कीजिएगा. मैंने ऐसा बोला? देन पुल करने का मतलब क्या है? इज इट फोर्स अप्लाइंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली? वो एंगल भी नहीं पता है, वो एक्चुअली बोले ही नहीं. वो बोले कि आप पे छोड़ दी कि कौन सा डायरेक्शन में लगाएंगे तो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? इसका पुल करने का सही से पहले सेंस समझ लीजिए. पुल करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. आप एयरपोर्ट पे जब अपना ब्रीफकेस लेके चलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करना सोच लीजिएगा तो सब लोग हंसना स्टार्ट करेगा. नहीं, देखिए ऐसे करके लेके चलते रहते हैं, राइट? तो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं. चलिए, तो जब नहीं पता है तो क्या कीजिएगा? एफ मान लेंगे, राइट? और अगर थीटा 0 आ गया मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए, देन फाइन, फिर इधर फोर्स लगाएंगे, करेक्ट? mg और क्या रहेगा? n. एग्री? और कोई फोर्स रहेगा? एफएस रहेगा. सारा गेम तो एफएस का ही है, राइट? देखिए तो फ्री बॉडी डायग्राम सही है. यस सर. बट यहाँ पे आपका दो चीज वेरिएबल है, नहीं, एफ और थीटा, राइट? चलिए, सारे फोर्स का कंपोनेंट को वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिए. कौन क्या क्या मिलेगा? एन, मुझे करेक्ट करता रहेगा, एफ साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0. इट करेक्ट? तो एन इक्वल टू वाट? एम जी माइनस एफ साइन थीटा. यहाँ तक सही है? और सारे फोर्स को हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट? सर एफ कॉस थीटा और माइनस एफ एस इक्वल टू 0. इट करेक्ट ना? यस सर. तो एफ एस इक्वल टू सर हो गया एफ कॉस थीटा. यहाँ तक किसी को समस्या है तो बता दीजिए पहले. चलिए, और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनइक्वलिटी, नहीं, ये क्या है? फॉर नॉट स्लाइडिंग. क्वेश्चन का डिमांड क्या है? मिनिमम फोर्स टू स्लाइड द ब्लॉक. तो जो मैक्सिमम फोर्स होगा स्लाइड नहीं करने के लिए, वही मिनिमम फोर्स हो जाएगा स्लाइड करने के लिए, राइट? यस सर. ओके, तो एफ एस का वैल्यू या क्या बोल सकते हैं? एफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू व्हाट? एफ एस मैक्स का वैल्यू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा. तो एफ कॉस थीटा कितना हो जाएगा? प्लस म्यू एफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू व्हाट?
म्यू एम जी। एग्री? Yes, sir. कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यहाँ तक आइए। एफ का मैक्सिमम फोर्स क्या रहेगा फॉर नॉट स्लाइडिंग? यहाँ तक आ गए ना? Yes, sir. दिस इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर नॉट स्लाइडिंग। एग्री? Yes, sir. क्या इसी को बोल सकते हैं मिनिमम फोर्स? ये है मेरा मैग्नीट्यूड, राइट? Yes, sir. कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो अभी मैं क्या किया हूँ, फॉर मोमेंट एक पल के लिए थीटा को थीटा मानते हुए काम किया हूँ, राइट? Yes, sir. तो ये हो गया। कभी एक कहावत होता ना, सोने पे सुहागा, राइट? मतलब एक अच्छा हो रहा है और भी अच्छा हो गया। कभी कभी अच्छा होता रहता है, तो एकदम कंटिन्यूअस अच्छा होता रहता है। ये एग्जाम में रिजल्ट हो गया, उस एग्जाम में रिजल्ट हो गया, उस एग्जाम में रिजल्ट हो गया। एक तैयारी का सेचुरेशन पॉइंट है। एक लाइन से सारा एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता रहता है ना। जब दिन खराब चलता है, कितना भी पढ़ लीजिए कुछ भी नहीं होगा। IAS का तैयारी करें, टीचर में नहीं हो रहा है, बेचारा IAS का क्वालिटी का स्टूडेंट है। टाइम खराब होने पर ऐसा ही होता है। जब होने लगता है रैंकर बन गया, तो उस टाइम पे बहुत भरोसा रखना पड़ता है। तो देखिए, फॉर मोमेंट थीटा को थीटा मानकर काम किए, तो ये फोर्स क्या हो गया? मिनिमम फोर्स, एफ मिनिमम म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, राइट? Yes, sir. करेक्ट ना यहाँ तक? Yes, sir. अब क्या हो गया कि अब आपको एफ मिनिमम निकाले और तब फ्रीडम दे दिए कि एक काम कर सकते हैं, थीटा को भी थोड़ा एडजस्ट करके और इसका मैग्नीट्यूड कम कर सकते हैं। आपको फ्रीडम दिया कि थीटा को भी आप चेंज कर सकते हो। तो इस मिनिमम तो निकल गया, अब इसको और मिनिमम है उसमें थीटा को भी चेंज करने का आपको पावर दे दिए। तो क्या कीजिएगा, इस पूरे टर्म को मैक्सिमम बना दीजिएगा, तो ये और मिनिमम हो जाएगा, राइट? Yes, sir. ये तो हो गया मिनिमम फोर्स फॉर गिवन एंगल थीटा। बट थीटा को अगर वैरी करेंगे और थीटा को वैरी करने का पावर दे दिए, तो आप न्यूमरेटर को क्या बना दीजिएगा? मैक्सिमम। Yes, sir. और न्यूमरेटर अगर मैक्सिमम बन जाएगा तो ये फोर्स और भी क्या रहेगा? और minimum. मिनिमम हो गया, करेक्ट? Yes, sir. ये तो मैंने मिनिमम निकाला फॉर गिवन एंगल थीटा, राइट? Yes, अब sir. मिनिमम निकालने के बाद फ्रीडम दे दिया गया कि थीटा को एडजस्ट कर सकते हो, ट्यून कर सकते हो। तो थीटा को ट्यून करने का मतलब क्या? डिनोमिनेटर को मैक्सिमम कर देंगे, तो पूरा वैल्यू मेरा मिनिमम हो जाएगा फॉर स्लाइडिंग, राइट? Yes, sir. तो ऐसा तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ फ्रिक्शन में, और आप लोग अब टीचर भी पढ़ाए होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 230. याद है? Yes, sir. यही तो पढ़ाए थे आपको। और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? Minus 230. अब बोलने का टाइम आएगा तो चुप रहेंगे सब। इसका मतलब है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा? √1 plus तो एफ मिनिमम के लिए क्या लिख सकते हैं? म्यू एम जी और डिवाइडेड बाई √1 प्लस म्यू स्क्वायर, Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. तो दिस इज द मैक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ये तो आंसर आना चाहिए एफ मिनिमम का। हाँ सर. तो इस टाइम पे मैंने क्या किया, इस टर्म को क्या बना दिया? Maximum. मैक्सिमम, करेक्ट? Yes, sir. तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई और किया जा सकता है. अब एक मिनट, सिंप्लीफाई क्या करेंगे इसको? एक थीटा के साथ हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, हाँ सर. या अब यहाँ पे मतलब एज ए टीचर जितना आसान बना सकते थे। हाँ हाँ, ये नहीं पता चला इसका मतलब आप फ्रिक्शन क्लास में, आप वो क्लास में डंडी मार दिए हैं। ये फ्रिक्शन क्लास में कैसे इसका वैल्यू कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं पढ़ाया हूँ वहाँ पे, ठीक है? और एक ही बात को 10 बार नहीं बोलूँगा, वहाँ पे बहुत एफर्ट लगा के समझाए थे, करेक्ट? पीछे का क्लास जो हो गया है उस क्लास को तो याद रखना पड़ेगा, कहीं पक्का मैं कहीं पे ऐसा पढ़ाया होगा। फिर भी मैं स्पेशली आपके लिए शुभांकर पढ़ा देता हूँ। देखिए इसका मैक्सिमम, इसका वैल्यू
अगर ये टर्म अगर मैक्सिमम हो जाएगा तो ये पूरा मिनिमम हो जाएगा। और भी ये तो मिनिमम निकला था फॉर गिवन एंगल थीटा। अब थीटा को भी पावर दे दिया गया कि थीटा को भी आप चेंज कर सकते हो, तो और भी मिनिमम क्या हो सकता है, राइट। तो यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर, तो इतना से मल्टीप्लाई किए इतना से डिवाइड कर दिया, एकदम 10th क्लास का मेथड। 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, और म्यू बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन थीटा, राइट। अब एक काम कीजिए, इसको मान लीजिए साइन थीटा, तो ऑटोमेटिक एक कॉस थीटा बन जाएगा, राइट। इसको साइन अल्फा मान लीजिए, साइन अल्फा इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, करेक्ट। तो ऑटोमेटिक कॉस अल्फा इतना नजर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या इस फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, बाई इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को टीचर समझा रहे होंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे होंगे तो, ठीक है। ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस थीटा, करेक्ट। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 और मिनिमम कितना -1, दैट्स वाई इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, मिनिमम कितना माइनस रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, करेक्ट। तो ये था, तो ये तो निकल गया मिनिमम। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का मतलब थीटा निकल, ये डायरेक्शन का मतलब क्या, डायरेक्शन का मतलब है कि हम लोग को एक पता चल जाए। तो यहाँ देखिएगा मैक्सिमम निकालने के, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैक्सिमम निकालने के टाइम पे अल्फा प्लस थीटा को आपने क्या मान लिया 90 डिग्री ना। तो अल्फा प्लस थीटा को 90 मान लिए, तो थीटा इक्वल टू कितना 90 माइनस अल्फा, एग्री। और अल्फा कितना है, तो साइन अल्फा के लिए कितना माने हैं, देखिए यहाँ पे साइन अल्फा के लिए माने हैं 1/√1 ए, और कॉस अल्फा के लिए माने हैं, तो tan अल्फा कितना रहेगा, दिस बाई दिस कीजिए 1 बाई म्यू। तो tan अल्फा इक्वल टू 1 बाई म्यू, तो अल्फा इक्वल टू व्हाट tan इनवर्स म्यू 1 बाई म्यू, करेक्ट ना। यहाँ पे बैठा दीजिए 90 माइनस tan इनवर्स 1 बाई म्यू। और आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शायद सर पढ़ा भी रहे होंगे, राइट। थीटा इक्वल टू 90 माइनस tan इनवर्स 1 बाई म्यू इक्वल टू शायद कॉट इनवर्स म्यू आ जाएगा, क्या आता है देखिए। तो आंसर क्या है डायरेक्शन के लिए, तो आंसर ये आ गया। और एंगल tan इनवर्स म्यू, तो यहाँ देखिए एक प्रॉपर्टी है एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1 बाई म्यू इक्वल टू tan इनवर्स म्यू हो जाएगा। विथ हॉरिजेंटल ना, यस सर। कैसे ऐसे यहाँ देखना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ देखिए उतना नहीं समझे तो फिर से समझिए, अल्फ़ा इक्वल टू लिख सकते हैं, थीटा इक्वल लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फ़ा। कभी कभी नहीं समझते तो फिर वहाँ पे रोकिए, जहाँ पे रोकना रहता है वहाँ पे रुकते नहीं हैं। tan थीटा के लिए लिख सकते हैं tan 90 माइनस अल्फ़ा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और tan 90 माइनस अल्फ़ा मतलब क्या सर कॉट अल्फ़ा, करेक्ट। और कॉट अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 बाई tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा तो अभी जस्ट निकाले 1 बाई म्यू, राइट। तो 1 बाई म्यू म्यू, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया भाई म्यू, तो थीटा इक्वल टू क्या tan इनवर्स म्यू, करेक्ट ना। अब तो कोई समस्या नहीं है। ये थीटा क्या था, दिस इज द एंगल ऑफ पुलिंग फोर्स विथ हॉरिजेंटल, राइट। हॉरिजेंटल डायरेक्शन से पुलिंग फोर्स, इसका मतलब इतना एंगल से, कितना एंगल से, इस पे इतना एंगल से फोर्स अगर लगाते रहेंगे, ये थीटा अगर ये रहेगा, तो उस टाइम पे
मिनिमम से मिनिमम में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको स्लाइड करने के लिए, और वो मिनिमम एफर्ट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, दिस वन, करेक्ट। यस सर। तो भाई ये बिल्कुल हर कोचिंग में एकदम बिल्कुल, या कोई भी एग्जाम है, एक टाइप प्रॉब्लम आज के डेट में बन गया है। ये जेई का क्वेश्चन बैंक में भी है, एचसी में भी है, सब टीचर इसको बताता होगा, ठीक है, ये कोई नया बात नहीं है, बट प्रॉब्लम बढ़िया है। आप लोग सोल्यूशन समझ में आया? यस सर। हाँ, अब तुम अपना डाउट बताओ। तो मतलब एचसी प्रोग्राम में तो सर एक पूल में हिंट भी दिया हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और था, वहाँ पे था कि ये ब्लॉक को किस फोर्स से, मतलब ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाना चाहिए कि वो मूव करे, वहाँ पे वर्ड पुल नहीं लिखा हुआ था। अब यहाँ देखिएगा एक बात, इसमें अब इसी क्वेश्चन को जेई का क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक में ऐसे भी कर सकता था कि फाइंड आउट द मिनिमम एफर्ट। अगर मुझे क्वेश्चन को मॉडिफाई करना रहता, मैं पुल अप पुश पर नहीं रहता, फाइंड आउट द मिनिमम एफर्ट। क्वेश्चन सोचिए, सुनिएगा स्टूडेंट, ये मेरा लास्ट स्टेटमेंट है आज क्लास का। कोई ब्लॉक है और फ्रिक्शन रफ सरफेस पर रखा हुआ है, और उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम एफर्ट, मिनिमम फोर्स अप्लाइंग ऑन द ब्लॉक सो दैट इट स्लाइड। तो जब ये नहीं बोले पुल और पुश और उसके बाद बोले मिनिमम, तब क्या कीजिएगा? तो ये तो बचपन का ही क्वेश्चन था, किसी ब्लॉक को पुश करना आसान है या पुल करना? पुल करना है। पुल करना। पुश करने में क्या होगा, जब ब्लॉक को पुश करेंगे तो इसका कंपोनेंट फोर्स का इसका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ा देगा, यस सर। राइट। और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ने से इसका एफएस का पावर बढ़ते चला जाएगा, राइट। यस सर। तो कभी कभी ऐसा नहीं रहता है कि आप किसी को मदद करना चाहते हैं लेकिन एक हद से ज़्यादा मदद कीजिएगा तो नुकसान हो जाता है। अरे वही बात होगी, इसको प्रेस करना चाह रहे हैं, राइट। अब एक लेवल से ज़्यादा अगर मैं आपको हेल्प कर दूंगा ना, सारा प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व कर दूंगा, तो आप हैंडीकैप्ट हो जाओगे, आप खुद का दिमाग खोल ही नहीं पाओगे, राइट। यस सर। इसलिए होम असाइनमेंट वगैरह में मैक्सिमम एफर्ट करने का मतलब है आप भी लगाइए, राइट। ऐसा नहीं कि सारा मैं बना दिया तो मेरा सोल्यूशन अच्छा हो जाएगा और मेरा स्पीड भी अच्छा हो जाएगा, तो मुझे अब IIT एडवांस में नहीं बैठना है। चलिए आज का क्लास इतना ही, ओके।